सलामत अली और करामत अली अपने वालदेन के दो ही बेटे थे। वालदेन का बहुत बड़ा करियाना स्टोर था। गांव भर के लोग नकद के अलावा उधार भी सौदा सुलभ लिया करते थे। होलसेल पर भी वो चीज़ें दिया करते थे, इसलिए पास पड़ोस के गांव वाले उन्हीं से सामान उठाया करते थे। उनका नाम सदाकत अली था। अपने नाम के लिहाज से वो वाकई ईमानदारी का मुजाहरा सबके साथ किया करते थे। गाँव और गाँव से बाहर कई बनिया ने कोशिश की कि वो उनके काम पर असरअंदाज हों, मगर सबके सब इस मंसूबे में नाकाम रहे। जो भी उधर से सौदा सुलभ लेता उसके हिसाब में एक पाई का भी कभी हेर फेर नहीं होता था। यही सदाकत अली की ईमानदारी का सबसे बड़ा सबूत था। सौदा सुलभ के अलावा लोग उन्हें बहुत इज्जत एहतराम से देखते थे। गांव में कोई भी मसला होता उनकी शमूलियत के बगैर उस मसले का इंजाम बखैर नहीं होता था। गांव के लोग शादी ब्याह के लिए भी उनसे उधार सामान लिया करते थे और अपने वक्त के हिसाब से थोड़ा थोड़ा करके सारी रकम उतार देते थे। वक्त पर लगाकर उड़ता रहा। दोनों बच्चे सलामत और करामत जवानी की दहलीज की तरफ बढ़ते रहे। सलामत पढ़ाई की गरज से मसरूफ रहा करता था, मगर करामत पढ़ाई से अक्सर जी चुराया करता था। सलामत के शौक को मद्देनजर रखते हुए सदाकत अली कारोबारी मामले में उसे दूर ही रखा करते थे, मगर करामत को वो स्कूल से फरागत के बाद अक्सर दुकान पर बिठा लिया करते थे। उनके दिमाग में ये बात बैठ गई थी कि करामत ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर सकेगा, क्योंकि उसे वो काम में लगाए रहते थे और प्यारो मोहब्बत का मुजाहरा करते हुए उसे दुकान के कामों में दिलचस्पी लेने का दरस दिया करते थे। करामत के दिल में ये बात थी कि अब्बा मुझे साथ रखते हैं इसलिए कि मैं ज़्यादा मेहनती हूँ, काम को समझता हूँ, और फिर इसका सबूत ये है कि अब्बा मुझसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं और भैया चूँकि काम में दिलचस्पी नहीं लेते और ना ही काम को समझते हैं, इसलिए अब्बा उन पर काम के लिए जोर नहीं डालते। दोनों भाइयों की उम्रों में सिर्फ 3 साल का फ़र्क था। सदाकत अली ने अपने दिल में अटल फैसला कर लिया था कि वो दोनों की शादी एक साथ करेंगे, 2 बहू एक साथ लाएंगे, और जब वक्त आया तो उन्होंने अपने दिल की बात को अमली जामा पहनाने का ऐलान कर दिया कि मैं सलामत और करामत की शादी एक साथ करूंगा। दोनों लड़कियां पहले से देखी भाली थी। एक बहू के लिए उन्होंने फैसला किया था कि अपने छोटे भाई की बेटी लाएंगे, और दूसरी के लिए उन्होंने अपनी बीवी की बहन की बेटी लाने का सोच लिया था। जब उन्होंने अपना फैसला सुनाया तो घर के अलावा खानदान के लोग भी बहुत खुश हुए, और साथ ही साथ गांव के लोगों ने भी उनके फैसले को सराहा। अब वो कारोबारी सिलसिले में ज्यादा भागदौड़ नहीं करते थे। छोटे बेटे करामत ने आहिस्ता आहिस्ता ज्यादातर जिम्मेदारी अपने सर ले ली थी। शहर से सारा सामान वो खुद लाता था। हिसाब किताब में भी वो बहुत आगे बढ़ गया था, मगर सारा साल कुछ जांच पड़ताल सदाकत अली खुद किया करती थी। करामत बाप के नक्शे कदम पर ठीक ठीक चल रहा था। बड़े बेटे सलामत ने मैट्रिक के बाद कॉलेज में दाखिला ले लिया था। वो BA सेकेंड ईयर में था। सदाकत अली ने फैसला कर लिया कि BA पास करते ही दोनों की शादी कर देंगे। दोनों घरों में मियाँ बीवी रिश्ता लेकर गए तो दोनों घरानों ने उन्हें बहुत इज्जत दी और खुशी खुशी रिश्ते को मंजूर कर लिया। उन्होंने बता दिया था कि सलामत का रिजल्ट आते ही वो शादी कर देंगे, लिहाजा आप लोग उसी मुनासबत से अपनी अपनी तैयारियां कर लें। इस बात पर किसी ने भी कोई एतराज़ न किया। हालांकि अभी शादी में 8 महीने बाकी थे। सलामत की शादी खालाजाद से ठहरी थी, जबकि करामत का रिश्ता चचाजाद से तय हुआ था। दोनों लड़कियां खूबसूरती और हुनरमंदी में अपनी मिसाल आप थी, और दोनों भाई जवामर्दी, सेहतमंदी और शराफत में बेमिसाल थे। सलामत की मर्जी थी कि BA के बाद वो MA में दाखिला ले लेगा। उसकी खुशी पर सबने लब्बैक कहा था कि ठीक है, तुम्हारी मर्जी, जितना चाहो आगे पढ़ सकते हो। मगर सदाकत अली जानते थे, और फिर दीगर तजुर्बाकार लोगों का भी तजुर्बा था, कि शादी के बाद कौन इस काम के लिए इतना वक्त निकाल पाता है। सदाकत अली अक्सर सलामत से बोलते रहते कि बेटा, जब भी वक्त मिले या फिर थोड़ा बहुत वक्त निकाल कर दुकान का हिसाब किताब चेक कर लिया करो। मगर वो इस मामले में पढ़ना नहीं चाहता था। वो जवाब देता, अब्बा, जब हर तरह की जिम्मेदारी को ऐसे तरीके से करामत निभा रहा है, और फिर मैं समझता हूँ कि जब से उसने कारोबार संभाला है, हिसाब किताब के अलावा कारोबार को वुसअत देने में आपसे कहीं आगे निकल गया है। मैं ना तजुर्बाकार, भला इस काम में क्या दिमाग खोरी करूँगा। मेरी मर्जी है कि BA के बाद MA करूँ और किसी जगह भी लेक्चरार बन जाऊँ। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। अल्लाह तुम्हें तुम्हारे मकसद में कामयाब व कामरान करे। ये जो कुछ भी है तुम दोनों भाइयों का ही है। अक्सर शादी के बाद हालात में तब्दीली आ जाती है, लोगों के ख्यालात बदल जाती हैं, रहन सहन और सोच में दूसरों की मर्जी का अमल दखल भी होने लगता है। बेटा, तुम्हें ये मेरा हुक्म नहीं बल्कि मेरी इल्तिजा है कि तुम हमेशा छोटे भाई का ख्याल रखना, उसे कारोबारी मशवरे देते रहना, उसकी हिम्मत को बढ़ाते रहना ताकि वो आगे बढ़ता रहे। बाप के बाद बड़े भाई की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने छोटों पर शफकत की नज़र डाले। ये तो तुम्हें मालूम है कि करामत दिलो दिमाग का बहुत अच्छा है, वो तुम्हें शिकायत का मौका नहीं देगा।
बेटा मेरा ज़ाती तजुर्बा है कि भाई आपस में शीरो शक्कर की मानिंद होती हैं, मगर दिलों में बीवियां नफाक डाल देती हैं। जो लोग बीवियों की बातों में आकर अपने इखलाक का दामन छोड़ बैठते हैं, वो अपनी तो अपनी बल्कि गैरों और खुदा की नज़र में भी गिर जाती हैं। औरत नाकिसुल अकल होती है। शादी के बाद उसकी सबसे अव्वलीन ख्वाहिश पूरे घर पर हुक्मरानी की होती है। वो अक्सर इस ख्याल के ताने बाने में उलझी रहती है कि घर के सारे लोग मेरे ताबे हों, कोई मेरे फैसले पर नुक्ताचीनी ना करे, अच्छा बुरा सब कुछ मेरी मर्जी से हो। आने वाले वक्त के मुताबिक वो नहीं सोचती। कभी कभार तो दिलों में इस कदर नफरत डलवा देती है कि भाई एक भाई के खून खराबे से भी नहीं चूकता। सारे भाई अपनी अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद बनाकर अलग हो जाती हैं। बेटा अगर बगौर जायजा लिया जाए तो ज्वाइंट फैमिली में बड़े फायदे हैं। एक दूसरे की इज्जत और एहतराम बरकरार रहता है। बड़े छोटों को तंबीह करते हैं और बड़े हमेशा छोटों पर नजर रखते हैं। इस लिहाज से छोटे अपने बड़ों का कहा मानते हैं। छोटे कोई गलत कदम उठाते हुए खौफ खाते हैं। छोटों को हमेशा ये धड़का लगा रहता है कि मेरी गलत हरकत और गलत बात का इल्म हमारे बड़ों को हो जाएगा। छोटे अपने बड़ों को सिराते मुस्तकीम पर चलते देखकर उनके इक़दाम को सराहते हैं और कोशिश करते हैं कि वो भी सीधी राह पर चलें। आपस के इत्तेहाद में खैर बरकत है। तुम ऐसा करो कि धागे की एक रील लेकर आओ, मैं तुम्हें एक अटल मिसाल दिखाता हूँ। सलामत फौरन उठा और अंदर कमरे में से धागे की एक रील ले आया तो उसके अब्बा ने कहा, तुम इस रील के धागों को खींचो और चंद टुकड़े करो। सलामत ने ऐसा ही किया। उसने धागे को खींचा और छोटे छोटे कई टुकड़े तोड़ डाले। ये देखकर उसके अब्बा मुस्कुराए और बोले, अब ये रील मुझे दे दो। सलामत ने रील अब्बा के हाथ में पकड़ा दी। उसके अब्बा ने रील में से धागा खींच कर 3-3 बालिश्त के कई टुकड़े तोड़े और फिर उन तमाम टुकड़ों को आपस में मिला दिया। फिर सलामत के हाथ में उन धागों को दे दिया और बोले, अब एक साथ इन धागों को तोड़कर दिखाओ। सलामत ने सारे यकजा किए हुए धागों को अपने हाथ में लिया और तोड़ने के लिए जोर लगाने लगा, मगर काफ़ी जोर लगाने पर भी वो धागे नहीं टूटे। अब्बा ये तो नहीं टूटेंगे इसलिए कि आपने कई टुकड़ों को आपस में मिला दिया है। सलामत अली मुस्कुराने लगे और बोले, बेटा यही मिसाल आपस की है। जब चंद लोग, चंद खानदान, चंद भाई आपस में मिले होते हैं तो इस धागे की मिसाल होती है। जिस तरह कई धागे आपस में मिलकर नहीं टूटे, उस तरह लोगों के मेल जोल को भी दूसरे नहीं हिला सकते। और बेटा यही मिसाल मज़ाहिब व कौमों के लिए भी है। एक मज़हब के लोग जब आपस में शीरो शक्कर होते हैं तो उस मज़हब में मजबूती आती है। वह मज़हब फलता और फूलता है। आपस में इत्तफाक और इत्तेहाद के लिए भाग दौड़ और उछल कूद की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि सिर्फ और सिर्फ एहसास की ज़रूरत होती है। जब हर फर्द ये सोच ले कि मेरी ज़ात, मेरे अमल और मेरे इक़दाम से किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे, किसी की दिल शिकनी ना हो, हर एक दूसरे के दुख दर्द का ख्याल रखे। जिस तरह एक फ़र्द किसी परेशानी में मुब्तला होकर दूसरों की मदद का तलबगार होता है, उसी तरह हर दूसरा शख्स भी मुसीबत के वक्त दूसरों की मदद का तलबगार होता है। और यही मिसाल कौमों के लिए भी है। एक कौम के अफराद, एक मुल्क के अफराद जब अपनी अपनी जिम्मेदारियों का ऐसे तरीके से एहसास करते हैं तो इस मुआशरा में खुशहाली होती है। प्यार मोहब्बत की हवाएं चलने लगती हैं। इस मुल्क और कौम से परेशानियों का खात्मा हो जाता है। लोगों के चेहरे खुशी से खिल उठते हैं। कोई भी जुल्म और सितम का शिकार नहीं होता। हर मुसीबत और दुख का लोग डटकर मुकाबला करते हैं। जब एक फर्द परेशानी का शिकार होता है तो दूसरे फौरन उसकी मदद को आ जाते हैं और इस तरह मुसीबत ज़दा को ढारस होती है। उसमें हौसला पैदा होता है और उसके जिस्म में तवानाई भर जाती है। बेटा अच्छे बुरे लोग हर मुल्क और हर मुआशरे में होते हैं। जब बुरे लोग बुराई करते हैं तो ऐसे लोगों के साथ आहनी हाथ के साथ निपटा जाना चाहिए। कसूर बस कसूर होता है। छोटे बड़े करने वालों में फ़र्क नहीं रखा जाता। चाहे छोटा हो या बड़ा, कसूरवार को सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। तो बेटा मेरा मशवरा है कि हमेशा आपस में तुम दोनों भाई इत्तेफाक और इत्तेहाद रखना। एक दूसरे की छोटी मोटी गलतियां और कोताहियां नज़रअंदाज करना। अपनी अपनी बीवियों को समझा बुझा कर रखना। ऐसा करोगे तो फलाह पाओगे और फिर यही चीज़ तुम्हारी नस्लों में भी पाई जाएगी। बहरहाल तुम बड़ा होने का ख्याल रखना और अपनी जिम्मेदारियों को निभाना। ये बोलकर सदाकत अली खामोश हो गई। सलामत बोला, अब्बा आपकी बात हर वक्त मेरे दिलो दिमाग में रहेगी और मेरा आपसे वादा है कि मैं करामत का हमेशा ख्याल रखूंगा। ये सुनकर सदाकत अली मुस्कुराने लगे। वक्त गुजरता रहा और फिर शादी की तारीखें सर पर आ गईं। सारे इंतजामात मुकम्मल थे। अम्मा और वालिद के मशवरे से सलामत ने कोई कसर उठा न रखी थी। घर में शादियाने बजने लगे। पूरे गांव में रौनक ही रौनक थी। बड़ी धूमधाम से बारात गई। बारात में बाजे वाले धूम धड़का करते रहे। ऐसी शादी आज तक इस गांव में किसी और की नहीं हुई थी। सदाकत अली ने इस खुशी में तिजोरी के मुंह खोल दिए थे। गांव में मौजूद हिंदू और मुसलमान दोनों बरादरी के लिए अलग अलग रात में खाने तैयार होते थे।
उन दिनों आपस में बहुत प्यार और मोहब्बत था। ज़्यादातर ज़ात पात में फ़र्क ना था। ज़्यादा सियासतदान नहीं थे, खुदगर्जी नहीं थी। लोग अपने मुफाद में एक दूसरे को लड़वाते नहीं थे। उन दिनों जगह जगह बैंक नहीं थे, जगह जगह रेस्तोरां और तफरीह गाहें नहीं थी। गोली और गोले का ज़माना नहीं था, हवाई जहाज़ नहीं था, मुफाद परस्ती और नफ़रतें नहीं थी। बहरहाल धूमधाम से शादी हो गई। दोनों बहुएं धूम मचाती आ गई। घर में खुशियों ने डेरा डाल दिया। दुल्हनों की खूबसूरती देखकर औरतें झूम उठी। जो भी औरत उन्हें देखने आती तो बलाएं लेती और दुआएं देती रुखसत हो जाती। वक्त ने धीरे धीरे तेजी पकड़ ली। सलामत का पढ़ाई से दिल उचाट हो गया। उसने एमए में दाखिला लेने का अपना फैसला बदल डाला और करामत के साथ कारोबार में लग गया। सलामत और करामत के वालिद सदाकत अली अपनी जिम्मेदारियों से सुबकदोश होकर घर में बैठ गई। हफ्ते में एक आध दिन दुकान पर जाती, थोड़ी देर बैठती और लोगों से अलग सलैक करके चले आती। वक्त ने पलटा खाया। 1 साल बीत गया। कुदरत का फजलो करम हुआ कि दोनों भाइयों के घर 2-2 जुड़वां बच्चे हुए। अब तो पूरे गांव में खुशियां ही खुशियां थी। पकवान पर पकवान पकने लगे। मोहताजों और गरीबों को खूब नवाजा गया। अल्लाह के नाम पर बहुत कुछ लुटाया गया। सदाकत अली अब तबीयत नासाजी की बिना पर घर के होकर रह गए थे। 2 साल का अरसा और बीत गया। अल्लाह की मेहरबानी देखी कि इस मर्तबा भी दोनों भाइयों के घर 2-2 जुड़वां बच्चे हुए। गांव वाले और दादा दादी खुशी से झूमने लगे। घर के कामकाज और बच्चों की देखभाल के लिए घर में 3-3 नौकरानियां थीं। एक नौकरानी बावर्ची खाने के लिए थी और 2 नौकरानियां सिर्फ बच्चों की देखभाल के लिए। यानी एक नौकरानी 4 बच्चों के लिए तो दूसरी नौकरानी और 4 बच्चों के लिए हम वक्त तैयार रहती थी। दोनों भाई काम में दिन रात लगे रहते थे। होलसेल का काम बहुत ज़्यादा फैल चुका था। हर वक्त कई गोदाम अजनास से भरे रहते थे। अगर चीज़ों के दाम बढ़ जाते तो वो लोग बेतहाशा दाम नहीं बढ़ाते थे, बल्कि किराया भाड़ा शामिल करके मामूली इजाफा कर देते थे। और यही वजह थी कि पास पड़ोस के सारे गांव वाले उन्हीं से गल्ला और दीगर चीज़ें उठाते थे। वक्त सुबक रफ्तारी से गुजरता रहा। कहने वाले ने ठीक ही कहा है, दुनिया है सुख से खाली, दुख 4 सू भरा है, गम के सिवा यहाँ पर सोचो तो क्या धरा है। सदाकत अली अपने और पराए सबको बिलकता और सिसकता छोड़कर खालिक हकीकी से जा मिले। सदाकत अली के बिना घर में वीरानी छा गई। मगर ये भी हकीकत है कि मरने वालों के साथ मरा नहीं जाता। लेकिन उस घर में 3 अफराद ऐसे थे जिनके चेहरों से गम झलकता था। गमज़दा वालदा और दोनों भाई सलामत और करामत जो अफसुर्दा रहते थे। कारोबार के सिलसिले में दोनों भाई दिन भर बाहर रहते। खाना नौकर के हाथों दुकान पर ही पहुंच जाता। रात में दोनों भाई दुकान बंद करके साथ ही घर आया करते थे और सारी रकम माँ के दुपट्टे में डाल दिया करते थे। वालिद जिंदा थे तो रकम उन्हें दिया करते थे। सारी रकम वालदा के पास जमा रहती और हस्बे ज़रूरत माल के लिए दोनों भाई रकम माँ से लेते। घर का सारा खर्च यानी सौदा सुलफ दुकान से आता। सालन की चीज़ें वो दुकान से भेज दिया करते थे और फिर दीगर ज़रूरियाती ज़िंदगी के लिए दोनों भाई दुकान से अपना अपना खर्च ले लिया करते थे। मगर हर तरह का खर्च एक खाते में लिखते ज़रूर थे। अगर 1 रुपया भी कहीं खर्च होता तो उसका हिसाब भी खाते में दर्ज होता। वक्त के हिसाब से सलामत की बीवी जमीला का मिजाज बदलने लगा था। वो अक्सर रात में सलामत से दबे दबे अल्फाज में तरह तरह की बातें करती रहती। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम पर किसी की हुक्मरानी ना हो, हम पर कोई नज़र रखने वाला ना हो, हमारे मामलात और हमारे खाने पीने में कोई मदाखलत ना करे। अब आप यही देख लें, घर में जो कुछ भी पकता है खाला की मर्जी से पकता है। अगर मेरा दिल चटनी खाने को चाहे तो मैं ऐसा नहीं कर सकती। घर तो वो होता है जिसमें हमारा जो दिल चाहे हम वो पकाएं, वैसा करें, ऐसा करें, ना करें, वगैरह वगैरह। जमीला ये किस तरह की बातें करने लगी हो? लगता है तुम्हारे दिमाग में फितूर आता जा रहा है। कान खोलकर सुन लो, इस घर में वही होगा जो मेरी माँ चाहेगी। अगर तुम्हें कोई शिकायत है और अगर चटक मटक का दिल चाहे तो पका लिया करो, अगर कोई रोके तो फिर बात करो। सूरज मशरिक की बजाय मगरिब से निकल सकता है, मगर हम दोनों भाइयों के मिजाज में फ़र्क नहीं आ सकता। और आइंदा खबरदार जो तुम्हारे मुंह से ऐसी कोई और बात सुनो, वरना हालात की जिम्मेदार तुम खुद होगी। और ये तुम आए दिन मैके जाना बंद कर दो। करामत की बीवी समरीन भी तो है जो महीनों मैके जाने का नाम तक नहीं लेती। शौहर के मुंह से खरी खरी बातें सुनकर वो सटपटा गई, लेकिन उसका दिमाग पेचोताप खाता रहा। उसने दिल में सोच लिया कि अगर मैंने भी अपनी मनमानी नहीं कर ली तो मेरा नाम भी जमीला नहीं। हर माह की नौचंदी जुमेरात को वो अपने मैके जाती। हालांकि सलामत के पास वक्त नहीं होता, वो अपने भाई को बुला लेती जिसके साथ चली जाती। जमीला की माँ का कहना था कि एक तवील अरसे से हमारे घर नौचंदी जुमेरात के दिन न्याज डलती है, इसी वजह से मैं जमीला को बुला लेती हूँ। सलामत की वालदा भी बेटे को समझा लेती थी
कि बेटा कोई बात नहीं, इस तरह जमीला का थोड़ा बहुत दिल भी बहल जाता है, क्या फ़र्क पड़ता है, 2 दिन रहकर चली आती है। मगर सलामत बीवी की इस हरकत पर अक्सर एतराज़ करता। वक्त ने एक मर्तबा फिर पलटा खाया और वालदा भी सबको सिसकता छोड़कर दुनिया सुधार गई। घर में सफ़े मातम बिछ गई। घर में अब कोई बड़ा बूढ़ा रहा नहीं। दोनों भाइयों का दिल मसोस कर रह गया। दोनों भाइयों की आंख से आंसू खुश्क नहीं होके देते थे। बहरहाल बड़ी मुश्किल से दोनों ने अपने आप को संभाला, क्योंकि कारोबारी मसला था। 4 दिन तक दुकान बंद रही और फिर 5वें दिन उन्होंने दुकान खोल ली। वक्त एक मर्तबा फिर सुबक रफ्तारी से आगे को बढ़ना शुरू हो गया। दोनों भाइयों ने बाहम मशवरा से एक उम्र रसीदा खातून, जो कि दूर की रिश्तेदार थी, उन्हें घर में बतौर निगरां के रख लिया। उनका काम अपनी तजुर्बाकार आंखें पूरे घर और नौकर चाकर पर रखना थी। माँ के इंतकाल के बाद करामत ने सलामत से कहा, भैया अब आप रुपए पैसे भाभी के हाथ में दिया करें, मेरी खुशी की खातिर। सलामत ने इनकार कर दिया और बोला, करामत मैं अपनी बीवी को अच्छी तरह जानता हूँ, मुझसे बेहतर और कोई नहीं जान सकता। उसके हाथ में रुपया ना रखना ही बेहतर होगा। अब आइंदा जो भी लेन देन होगा उसके लिए रकम दुकान में पड़ी रहेगी, और जो रकम दुकान से अलग होगी वो तुम खामोशी से अपने कमरे में रखना। एक ठिकाना रकम के लिए बना लो जो कि खुफिया हो, और उस जगह तुम्हारी बीवी का हाथ ना पहुंचे, ये मेरा हुक्म है। करामत पहले तो टालता रहा, मगर फिर भाई के हुक्म के आगे खामोश हो गया। दोनों भाइयों के बच्चे बड़े हो गए थे। सलामत की 2 बेटियां और 2 बेटे थे। करामत के 3 बेटे और 1 बेटी थी। दोनों के बड़े बेटे तकरीबन 11 साल के हो चुके थे। सास के इंतकाल के बाद सलामत की बीवी जमीला मुतवातिर कई मरतबा दबे अल्फाज में बोली, अब खाला तो रही नहीं, पास पड़ोस और ख़ानदान की औरतें बोलती हैं कि लेन देन और हुक्म चलाने की महारानी तो तुम ही हो। मैं उन्हें कोई माकूल जवाब नहीं देती और खामोश हो जाती हूँ। आप बताएं मैं क्या जवाब दिया करूँ? जमीला तुम जवाब देना कि महारानी मैं तो हूँ, हमारी ज़रूरत की सारी चीज़ें मुहैया हो जाती हैं, और वक्त ज़रूरत माकूल रकम भी मेरे पास होती है। उस रकम से मेरा जो दिल चाहे मैं करती हूँ। जमीला ये बात भी जहन में रखो कि अम्मी की बात और थी और अम्मी रही नहीं। घर पर जितना तुम्हारा हक है उतना ही हक करामत की बीवी समरीन का भी है। सारा लेन देन और हिसाब किताब मेरे हाथ में है और मैं ही अपनी मर्जी से सारा निज़ाम चला रहा हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारे खर्च के लिए माकूल रकम देता हूँ। तुम मैके जाती हो, क्या खर्च करती हो, किसे देती हो? कभी मैंने या अम्मा ने पूछा नहीं। जिस तरह घर का निज़ाम चल रहा है उसी तरह चलता रहेगा। बस तुम अपने काम से काम रखो। और अब अम्मा नहीं रही, लिहाजा अब तुम कोशिश करो कि मैके ज़्यादा ना जाना हो। अपनी अम्मा से कह देना कि अब घर की जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, लिहाजा मेरा ज़्यादा आना जाना मुश्किल है। जमीला शौहर की बातें सुनती रही और गर्दन हिलाती रही, मगर उसके दिल में करामत की तरफ से फांस चुभ गया था और उसने सोच लिया कि इस किस्सा को मैं बेबाक करके ही रख दूंगी। शौहर को उसने जवाब दिया, ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, मैं आपकी खुशी में खुश हूँ। और अब मैं जाऊंगी तो अम्मा से भी बोल दूंगी, अम्मा अब मैं हर नौचंदी जुमेरात को नहीं आ सकूंगी, क्योंकि अब वक्त निकालना मुश्किल हो गया है। पहले खाला थी तो किसी बात की फिक्र नहीं होती थी। ये सुनकर सलामत तो मुतमईन हो गया, मगर सलामत को क्या पता था कि औरत का दूसरा रूप नागिन का भी होता है। औरत सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, मगर शादी के बाद अपनी हुक्मरानी के लिए जैसे तवे पर लौटती रहती है। वो चाहती है कि जिस घर में मैं ब्याह कर आई हूँ उस घर पर मेरी हुक्मरानी हो। नौचंदी जुमेरात आई और वो अपनी अम्मा के घर गई। मौका और तन्हाई मिलते ही उसने रोना धोना और मचलना शुरू कर दिया। उसे इस हालत में देखकर अम्मा हैरान हो गई। अरे मेरी जान, तुझे क्या हो गया? तुझे किसी ने कुछ बोल दिया? अरे रो नहीं, वरना मेरा कलेजा फट जाएगा। बता तो सही, हुआ क्या? अम्मा क्या बताऊं, उस घर पर समरीन हुक्मरान बनकर बैठ गई है। और यही नहीं, करामत ने तो सलामत पर जादू टूना भी करा दिया है, जिसकी वजह से सलामत की जुबान दोनों मियाँ बीवी के आगे बंद होकर रह गई है। उन्होंने हमें पाई पाई का मोहताज बनाकर रख दिया है। मैं इज्जत की खातिर अब तक खामोश थी। कहीं ऐसा ना हो कि करामत हम मियाँ बीवी और बच्चों को घर से निकाल दे। अम्मा तुम्हें मेरी कसम कुछ करो, नहीं तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी। ऐसा ना हो कि सलामत इस गम के पहाड़ तले दबकर। और उसने बात अधूरी छोड़ दी और फिर ज़ारो की तार रोने लगी। मेरी बच्ची ना रो, मैं तो उस मनहूस करामत के साथ वो सलूक करूंगी कि कमबख्त मरकर भी चैन नहीं पाएगा। उसने ये भी ख्याल ना किया कि जमीला मेरी भाभी ही नहीं बल्कि खाला की बेटी भी है। मैं इस वक्त मंदिर के पंडित जी के पास जाती हूँ। अरे उनका काटा पानी नहीं मांगता, लेकिन इस काम में थोड़ा बहुत खर्च होगा। पंडित बहुत लालची है, बगैर रकम के कोई काम नहीं करता, सिफली अमल का माहिर है। अम्मा ने कहा। जमीला ने झट अपना बैग खोला और उसमें से कई करारे करारे नोट निकालकर अम्मा के हाथ पर रख दिए। नोटों को देखकर अम्मा की आंखें फटी की फटी रह गई।
जमीला दिल ही दिल में बहुत खुश थी। बोली, अम्मा तुम कहना कि ये काम ज़रा जल्दी करना है, ऐसा होना चाहिए कि वो भी क्या याद करेंगे। पैसों की फिक्र पंडित जी ना करें, मैं करामत, समरीन और उसके बच्चों की मौत देखना चाहती हूँ। अगर काम वक्त पर हो गया तो मैं पंडित को खुश कर दूंगी। 2 गुना रकम देकर अम्मा ने बुरका उठाया और झट घर से निकल गई। वो पंडित के घर पहुंच गई। पंडित के घर में जाने से पहले इधर उधर देखा कि कोई उन्हें पंडित के घर जाता देख तो नहीं रहा। पंडित के घर में दाखिल होते ही वो बदहवास हो गई। पंडित की बीवी उन्हें देखकर बहुत खुश हुई। उन्हें डर था कि उन्हें किसी ने पंडित के घर में देख लिया तो गजब हो जाएगा। उन्होंने पंडित के हाथ पर बगैर गिने कई करारे नोट रख दिए और आंखों में आंसू लाकर जल्दी जल्दी सारी रुदात सुना दी और ये भी कहा कि ये काम फौरन होना चाहिए, वरना मेरी बेटी और दामाद की जान चली जाएगी और काम होने पर मैं दुगनी रकम दूंगी। पंडित जी, आपके पास मेरे आने का किसी को पता ना चले, ये मेरी इज्जत का सवाल है, आप इसका ख्याल रखिएगा। बेटी की इज्जत और जानो माल का सवाल है, इसलिए मजबूर होकर मैं आपके पास आई। अरे आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, किसी को इसकी भनक भी नहीं पड़ेगी, आप बेफिक्र होकर जाएं। 3 दिन गुजरते ही तबाही और बर्बादी का धमाका होगा। ये करामत भी क्या ख्याल करेगा कि किससे पाला पड़ा है। पंडित के दिलासा देने पर वह दरवाजे से बाहर निकली और इधर उधर देखा और फिर डरे सहमे अंदाज में अपने घर वापस आ गई। उनके दरवाजे से अंदर दाखिल होते ही जमीला बोली, अम्मा खैरियत तो है, आप क्यों घबरा रही हैं और काम का क्या हुआ? अरे जरा दम तो ले, बताती हूँ। तू तो हथेली पर सरसों जमा रही है। अम्मा बोली, मैं बहुत देखभाल कर गई थी, वो अपने काम में बहुत माहिर है। मैं डरी सहमी गई थी क्योंकि किसी की नजर पड़ जाती तो गजब हो जाता कि उस पंडित के घर मेरा क्या काम। हर काम देखभाल कर करना पड़ता है। उसने बोला है कि 3 दिन गुजरते ही दुख, मुसीबत, परेशानी और तबाही का धमाका होगा। करामत भी क्या ख्याल करेगा। अम्मा के घर 2 दिन रहकर जमीला अपने घर वापस आ गई और बेचैनी से 3 दिन गुजरने का इंतजार करने लगी। एक एक पल घर के तमाम अफराद, खास तौर पर करामत उसकी बीवी और बच्चों पर नजर रखने लगी। 3 दिन गुजर गए। चौथी रात आई। आधी रात के वक्त अचानक करामत के बड़े बेटे को खून की उल्टियां शुरू हो गई। करामत के हाथ पैर फूल गए। उसकी बीवी समरीन जारो की तार रोने लगी। सलामत भी घबराकर उठ बैठा और अपने कमरे से बाहर निकला तो देखा कि हालात बहुत संगीन थे। किसी की भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये अचानक क्या हो गया। अच्छा भला बच्चा रात में खा पी कर सोया था, कोई तबीयत भी खराब नहीं हुई थी। फिर अचानक एक और खून की बड़ी उल्टी आई और बच्चा बेसुध होकर पड़ गया। उसकी रूह जिस्म छोड़ चुकी थी। देखते ही देखते वो मौत से हमकनार हो चुका था। आधी रात के वक्त पूरे घर में सफ़े मातम बिछ गई। पूरे घर में कोहराम मच गया। शोर शराबा और रोना धोना सुनकर पास पड़ोस के सारे लोग उठ गए। समरीन की हालत दीदनी थी। सबसे बड़ा बेटा, वो चंद मिनट होश में आती और फिर पिछाड़ खाकर बेहोश हो जाती। पास पड़ोस और गांव में मौजूद सबकी आंखें अश्कबार थीं। किसी को यकीन नहीं आ रहा था कि ये अचानक कैसे हो गया। सुबह के वक्त लोगों ने देखा कि उनके घर के बाहर एक मिट्टी की हांडी टूटी हुई पड़ी थी। उस हांडी में 2 तरह के पीले फूल, सिंदूर की अच्छी खासी मिकदार, लाल कपड़े का एक टुकड़ा, पीली सरसों, सरसों का तेल, बकरी का एक छोटा सा दिल में शगाफ डाला गया था, एक छोटा सा चाकू और कपड़े का बना एक छोटा सा गुड्डा था। लोगों ने फौरन अंदाजा लगा लिया, बल्कि लोगों को पक्का यकीन हो गया कि किसी दुश्मन ने बच्चे की मौत, जिसका नाम कमाल था, उसे मारने के लिए हांडी का अमल कराया था। हांडी का अमल ऐसा होता है कि आमिल अपने सामने मिट्टी की हांडी में मतलूबा चीज़ें रखकर उसके गिर्द एक हिसार खींचता है और फिर जिसे मारना मकसूद होता है उसका नाम लेकर सिफली अमल पढ़ना शुरू कर देता है। अमल की पढ़ाई खत्म होते ही हांडी में से गूं गूं की आवाज़ें निकलने लगती हैं। आवाज़ निकलने का मतलब ये होता है कि अमल ने ठीक तरह से अपना काम शुरू कर दिया है। और फिर देखते ही देखते हांडी हवा में मौलिक हो जाती है और उस सिमत को चलती है जिस तरफ के एड्रेस के मुतालिक आमिल पढ़कर हांडी पर फूंक मार चुका होता है। हांडी फिजा में मौलिक होकर हल्की हल्की गूं की आवाज़ निकालती हुई मतलूबा एड्रेस की तरफ बढ़ती चली जाती है और मुकर्ररा घर के मेन दरवाजे के सामने ऊपर से ज़मीन पर गिर जाती है। और फिर जिस शख्स के नाम का आमिल ने अमल पढ़ा होता है वो शख्स खून की उल्टियाँ करके फ़ौरन मौत से हमकनार हो जाता है। रोते धोते और आहों सिसकियों के साथ कमाल को दफन कर दिया गया। समरीन को होश नहीं आ रहा था। पूरा गांव गमज़दा था। लोगों के दिल धक धक कर रहे थे। ये मामला तो खुलकर सामने आ गया था कि जो कुछ भी हुआ था किसी दुश्मन का किया धरा था। मगर वह दुश्मन कौन था, उसका क्या मकसद था, वो अपनी कौन सी दुश्मनी के तहत ऐसा कर रहा था, जबकि शराफत और दयानत में सलामत और करामत का घर मशहूर था। उन लोगों की किसी से भी दुश्मनी नहीं थी और ना ही वो लोग किसी के लफड़े में पड़ते थे।
सबके साथ भाई बंदी और प्यार मोहब्बत से पेश आते थे। ऐसे लोगों का अचानक ये कौन दुश्मन पैदा हो गया था और आनन फानन जादुई हांडी भेजकर बच्चे का खात्मा करा दिया था। हांडी का अमल ऐसा होता है कि अगर अमल आगे बढ़ गया तो उसका कोई तोड़ नहीं होता और ना ही ये अमल ज्यादा वक्त लेता है। रात में ही हांडी उड़ाई जाती है और हांडी चंद मिनट में मतलूबा जगह पहुंचकर नीचे गिरती है और जो शख्स हदफ होता है वो मौत का शिकार हो जाता है। कहते हैं कि बड़ा बेटा बाप का सहारा होता है और ये है भी हकीकत। करामत गम से निढाल था। उसके जिस्म की सारी तवानाई खत्म होकर रह गई थी, बल्कि ये कहना ज्यादा बेहतर होगा कि गम ने उसकी कमर झुका दी थी। पूरे गांव में सोग का आलम था। हर तरफ एक अजीब सी वीरानी छाई थी। किसी को भी खाना पीना अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि बैठे बिठाए अच्छा भला चंगा सा बच्चा चटपट मौत के मुंह में चला गया था। जो लोग उस वक्त हकीकत यानी उस जादुई हांडी के मुतालिक जानते थे वो बहुत ज्यादा खौफजदा थे और उन्हें मालूम था कि दुश्मन अब भी चैन से नहीं बैठेगा। तीसरे दिन सोएम था। चौथे दिन दोनों भाई सलामत और करामत ने दुकान खोल दी। दुकान पर जितने भी लोग आते सबके सब अफसोस करते, तसल्ली और दिलासा देते रहते। करामत को बिठाकर सलामत माल लाने के लिए शहर चला गया और जाते जाते करामत से बोला, करामत तुम गल्ले पर बैठे रहना, ये जो दोनों नौकर हैं इनसे भरपूर काम लेना, मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से आ जाऊं। करामत जो होना था हो गया। अल्लाह की मर्जी के आगे किसी की क्या चल सकती है। जिस दुश्मन ने भी ऐसा किया है उससे तो अल्लाह ही निपटेगा। अल्लाह की रहमत पर नजर रखो, अल्लाह अच्छा करेगा। अच्छा अब मैं चलता हूँ। और ये बोलकर सलामत बैलगाड़ी में बैठकर शहर चला गया। शहर ज्यादा दूर नहीं था। वो अक्सर बैलगाड़ी पर माल लाया करते थे। कुछ आड़ती ऐसे भी थे जो गल्ला खुद ब खुद अपनी गाड़ी पर छोड़ जाया करते थे। गांव में एक उम्र रसीदा गर्धारी लाल थे। वो बहुत शरीफो नफ्स और हमदर्द थे। वो आमिल थे, मगर छोटे आमिल अपने जंतर मंतर से लोगों के मसाइल हल कर दिया करते थे। वो हिंदू मुसलमान में कोई फर्क नहीं रखते थे। हर किसी के साथ प्यार मोहब्बत से पेश आती थी। वो करामत के पास आए और तसल्ली देते रहे, करामत बेटा जो कुछ हुआ वो बहुत बुरा हुआ, बिल्कुल भी घबराना नहीं। मैं इस कोशिश में हूँ कि वो बदजात दुश्मन है कौन, उसने ऐसा जलील और ओछा काम क्यों किया। करामत बेटा मैं ज्यादा पहुंचा हुआ तो नहीं हूँ। अगर मुझसे पता नहीं लग सका तो मेरे एक जानने वाले हैं, वो इस मामले में बहुत माहिर हैं। मैंने अपनी जिंदगी में आज तक उनसे बड़ा पहुंचा हुआ नहीं देखा और सबसे ज्यादा ये कि वो बहुत हमदर्द और ख्याल करने वाले हैं। जो भी उनके पास गया वो कामयाब लौटा। इतने दिल के धनी हैं कि किसी से कोई पाई पैसा नहीं लेते। अगर कुछ खर्च भी होता है तो वो अपने पास से करते हैं। दिल्ली में हकीम वकार के मतब में हकीम वकार के भाई हैं हकीम कामिल, रूहानी इलाज में माहिर हैं। गर्धारी काका हमारी तो किसी से दुश्मनी भी नहीं। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है हमारे अब्बा की भी किसी से दुश्मनी नहीं थी। आप बल्कि पूरा गांव जानता है कि हम लोग किस मिजाज के हैं। अब ये किसने और क्यों किया है अल्लाह बेहतर जानता है। करामत बेटा ये बात तो अटल है कि ये दुश्मन का किया धरा है। दुश्मन बहुत चालाक और शातिर है। उसने ऐसा काम कराया है कि अकल दंग रह जाए। अगर कोई किसी पर जादू कराता है तो उसमें ज्यादा वक्त लगता है, मगर ये ऐसा अमल होता है कि फौरन असर करता है और देखते ही देखते बंदा खत्म हो जाता है। भगवान बचाए ऐसे अमल से। बेटा मैं कोशिश करूंगा कि दुश्मन का पता चल जाए और अगर नहीं हुआ तो मैं तुम्हें या सलामत को साथ लेकर दिल्ली चलूंगा हकीम कामिल के पास। अब मैं चलता हूँ, जरा खेत में भी जाना है। खेत में गन्ने की बुवाई हो रही है। और ये बोलकर गर्धारी लाल चले गए। करामत गल्ले पर बैठा था, मगर उसके दिमाग में सोचों का तूफान बरपा था। उसके दिमाग में बार बार यही आ रहा था कि या अल्लाह हमारी तो किसी से भी दुश्मनी नहीं। हमने तो कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहा, कभी किसी के मामलात में दखल भी नहीं दिया, लेकिन हमारे साथ ऐसा क्यों हो गया। ये कौन है जो हमारा दुश्मन बन गया। इसी किस्म के ख्यालात ने उसे परेशान कर रखा था। बार बार कमाल की सूरत उसकी आंखों के सामने आ जाती तो उसका दिल मचल उठता और आंखों में आंसू तैरने लगते। दुकान में बैठे बैठे थोड़ी थोड़ी देर बाद वो जैसे लरस जाता, उस पर अचानक खौफ सवार हो जाता और फिर उसे ऐसा भी महसूस होता जैसे उसके रोंगटे खड़े हो जाते। और हकीकत में ऐसा ही था। वक्फे वक्फे से उसके रोंगटे खड़े हो जाते और साथ ही उसका जिस्म कपकपा जाता। आज से पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ था। उसके चेहरे का रंग जर्द होता जा रहा था और फिर दुकान में बैठे बैठे उसे बुखार हो गया। कुर्सी पर बैठना उसे दोभर हो रहा था, मगर वो मजबूर था और दुकान में बैठना भी जरूरी था क्योंकि बड़ा भाई सलामत था नहीं और फिर पूरी दुकान दोनों नौकरों पर छोड़ नहीं सकता था। घर से खाना दुकान पर आ गया था
मगर तबीयत खराब होने की वजह से आज उसने खाना नहीं खाया। खैर अल्लाह अल्लाह करके शाम 5 बजे सलामत बैलगाड़ी पर माल लेकर आ गया और माल उतरवाने लगा। बैलगाड़ी से सारा माल उतरवाने के बाद करामत के सामने कुर्सी पर बैठा और फिर गौर से करामत की तरफ देखा। करामत, क्या हुआ, खैरियत तो है? और ये बोलकर जब उसने करामत की कलाई पकड़ी, करामत तुम्हें तो सख्त बुखार हो रहा है, सुबह के वक्त तो बिल्कुल ठीक थे, ये बुखार कब चढ़ा? दुकान बंद करके घर चले जाते। भैया बस अचानक बुखार चढ़ गया, आप आ गए तो मैं घर चला जाता हूँ। करामत बोला, तुम फौरन घर पहुंचो, मैं हकीम साहब के पास खबर भेजता हूँ, वो आकर चेक कर लेंगे और दवा भी दे देंगे। सलामत बोला। सलामत ने अपने नौकर फजलू को आवाज़ दी, ए फजलू, भाई की तबीयत ठीक नहीं, उनके साथ घर जाओ और उन्हें घर छोड़कर फौरन हकीम साहब के पास जाना और उन्हें बुलाकर जल्दी से ले आओ। हकीम साहब से कहना कि करामत भाई को सख्त बुखार हो गया है, आप चलकर देख लें और दवा भी दे दें। सलामत भाई ने फौरन आने का कहा है। करामत को फजलू के साथ घर रवाना कर दिया और खुद दुकान में रह गया। करामत की तबीयत और हालत देखकर सलामत बहुत परेशान हो गया था। या अल्लाह अपना फजल कर, करामत का बुखार फौरन उतर जाए। या अल्लाह हम सारे घर वालों पर रहमो करम फरमा, सलामत ने कहा। करामत की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, चलने में उसकी टांगें कपकपा रही थी। फजलू ने उसे सहारा देकर घर पहुंचा दिया और फौरन तेज कदमों से चलता हुआ हकीम इरशाद अली के पास पहुंचा। हकीम साहब, करामत भाई को सख्त बुखार हो गया है, आप जल्दी चलें। सलामत भाई ने कहा है कि हकीम साहब से कहना कि जल्दी से आकर करामत को देख लें और दवा भी दे दें। हकीम इरशाद ने जल्दी से बैग उठाया जिसमें मुख्तलिफ इकसाम की दवाएं थी और फजलू के साथ चंद मिनट में करामत के पास पहुंच गया। हकीम साहब ने जब करामत की नब्ज पर उंगली रखी तो चौंक गई। अरे करामत बेटा, तुम्हें तो बहुत सख्त बुखार है और आज गर्मी भी बहुत शदीद है। हकीम साहब ने फौरन एक बाल्टी ठंडा पानी मंगाया और एक दूसरी बाल्टी भी मंगा ली। दूसरी बाल्टी खाली थी। करामत बेटा, चारपाई की पट्टी पर अपना सर रखकर लेट जाओ, तुम्हारे सर पर पानी डालना बहुत ज़रूरी है, मैं अपने हिसाब से पानी डालूंगा। हकीम साहब ने कहा। बुखार इतना तेज था कि करामत की आंखें सुर्ख हो गई थी और फिर आंखों से पानी भी बहने लगा था। हकीम साहब के कहने के मुताबिक करामत अपना सर चारपाई की पट्टी पर रखकर लेट गया। हकीम साहब 5 वक्त के नमाजी थे और साथ ही साथ दम दरूद भी किया करते थे। आहिस्ता आहिस्ता करामत के सर पर पेशानी की तरफ से जग में पानी लेकर डालना शुरू कर दिया। सर से होता हुआ पानी खाली बाल्टी में गिरने लगा। नीचे गिरता हुआ पानी भी गर्म लगता था। आहिस्ता आहिस्ता हकीम साहब करामत के सर पर पानी डालते रहे। जब पानी खत्म हो गया तो उन्होंने एक बाल्टी पानी और मंगा लिया और उसे भी करामत के सर पर डालने लगे। आधे घंटे तक पानी सर पर डालते रहे। इसके बाद हकीम साहब ने करामत का बुखार जब चेक किया तो बुखार की शिद्दत में कमी आ गई थी। हकीम साहब ने दवा की 6 पुड़ियाँ दी और बोले, करामत बेटा, इस दवा को तुम हर 2 घंटे बाद खाना, अल्लाह ने चाहा तो बुखार खत्म हो जाएगा। इसके बाद हकीम साहब कोई 10 मिनट तक बैठे रहे और कलामे इलाही पढ़ कर करामत पर दम करते रहे। अच्छा करामत बेटा, अब मैं चलता हूँ, तुम टाइम पर दवा जरूर खाना, सस्ता जमाना था। करामत ने हकीम साहब को 1 रुपया दिया और हकीम साहब करामत के सर पर शफकत का हाथ फेरते हुए घर से बाहर निकल गए। हकीम साहब के जाने के बाद फजलू भी दुकान पर आ गया और सारी तफसील सलामत के गोश गुजार कर दी। जाते जाते हकीम साहब ने यह भी कहा था कि शदीद गर्मी पड़ रही है, बुखार में भी शिद्दत है, लिहाजा रात में छत पर सोना ताकि ठंडी हवा लगती रहे। दोनों भाइयों का उसूल था कि मगरिब की अजान से चंद मिनट पहले दुकान बंद कर दिया करते थे। सलामत ने दुकान बंद की, मस्जिद गया और नमाज मगरिब के बाद घर आ गया। वह फौरन करामत के कमरे में गया और करामत के सामने कुर्सी पर बैठ गया। करामत, सर में दर्द भी हो रहा होगा? सलामत ने पूछा। जी भैया, सर में काफ़ी दर्द हो रहा है, पहले से अब बुखार में कमी आ गई है। हकीम साहब ने कहा है कि हर 2 घंटे बाद दुआ खाना और ये भी बोल कर गई हैं कि रात में छत पर सोना क्योंकि गर्मी आज ज़्यादा है। करामत ने कहा, तुम लेट जाओ, मैं तुम्हारा सर दबा देता हूँ। सलामत बोला, भैया इसकी ज़रूरत नहीं, आप आराम करें। करामत बोला, बस तुम शराफत से लेट जाओ, आगे कुछ और ना कहना। सलामत ने कहा। सलामत को देखकर करामत उठ बैठा था। सलामत के कहने पर वो दोबारा लेट गया। जब करामत लेट गया तो सलामत ने बहुत प्यार से करामत का सर दबाना शुरू कर दिया। इस दौरान वो इधर उधर की बातें भी करता रहा कि करामत की तबीयत बहल जाए। आधे घंटे तक वो करामत का सर दबाता रहा। फिर सलामत उठा और अपने कमरे में चला गया। सरे शाम ही दोनों भाइयों का बिस्तर छत पर कर दिया गया था। रात का खाना सबने इकट्ठा खाया। हकीम साहब ने कहा था कि रात में रोटी चावल नहीं खाना बल्कि गरम गरम दूध पी लेना, दूध में दवा की पुड़िया मिला लेना। हकीम साहब ने दूध में मिलाकर
पीने के लिए अलग से एक पुड़िया दी थी, जिसे करामत ने गर्म दूध में मिलाकर पी लिया था। रात 8:30 बजे दोनों भाई छत पर चले गए और अपने अपने बिस्तर पर लेट गए। रात में छत पर सोने के लिए बच्चों और औरतों को इजाज़त नहीं थी। सलामत काफ़ी देर तक माजी और हाल के मुताल्लिक बातें करता रहा और फिर उसकी आंख लग गई। करामत भी नींद की वादी में पहुंच गया। बहुत बड़ी छत थी। छत पर लाइन में 3 कमरे मौजूद थे। उन कमरों की छत टीन की थी। जब दोनों भाई घर में मौजूद होते तो औरतें और बच्चे ऊपर जाकर उन कमरों में कभी कभार आराम करते थे। रात के 12:30 बजे का वक्त था कि अचानक दोनों भाइयों की आंख खुल गई। ऐसा लगा कि कोई बहुत भारी भरकम वजूद छत पर चल रहा है। उसके चलने से टीन की छत वाज़ेह तौर पर ऊपर नीचे होने लगती थी। यानी जब वो भारी वजूद कदम रखता तो छत नीचे को दब जाती और फिर जैसे वो कदम उठाता तो छत ऊपर को हो जाती। इसी पर इक्तफा नहीं था, बल्कि वक्फे वक्फे से वो वजूद ऊपर को उठता और धड़ाम से छत पर गिरता, जिससे जोरदार और फलक शगाफ आवाज़ सुनाई देती। दोनों भाइयों का दिल धड़कने लगा था। घटाटोप अंधेरी रात थी। इत्तफाक से चांद की आखिरी तारीखें थी। हाथ को हाथ सुझाई नहीं देता था तो छत पर मौजूद वो शय कैसे नजर आती। दोनों भाई उठकर अपनी अपनी चारपाई पर बैठ गए थे। सलामत ने करामत का हाथ दबाकर इशारा दिया कि कुछ बोलना नहीं। दोनों भाई ऐसा महसूस करने लगे थे कि इस जोरदार आवाज़ से पास पड़ोस बल्कि पूरा गांव अब उठा के तब उठा। इस तरह होते हुए कोई 15 मिनट हो चुके थे, मगर अभी तक उन दोनों भाइयों के अलावा कोई नहीं उठा था। कोई 20 मिनट तक वो मुहीब आवाज़ें आती रहीं और फिर आवाज़ें आना बंद हो गई। छत अब अपनी असली पोजीशन में थी। दोनों भाई दोबारा लेट गए। उनके दिमाग में तरह तरह के सवालात थे, मगर वो किसी भी हतमी फैसले पर नहीं पहुंच पा रही थी। नींद उनकी आंखों से कोसों दूर चली गई थी। बिस्तर पर करवटें बदलते बदलते 1 घंटे से भी ज़्यादा हो चुका था कि अचानक 2 बिल्लियाँ उस छत पर ना जाने कहाँ से आ गईं और गुर्राने लगी। और फिर उन बिल्लियों की आवाज़ इतनी ज़ोरदार खूंखार हो गई जो कि नाकाबिले बर्दाश्त थी। बिल्लियों की आवाज़ पर दोनों भाई फिर उठकर अपने अपने बिस्तर पर बैठ गए। इस मर्तबा भी सलामत ने करामत का हाथ पकड़कर इशारा दिया कि खामोश रहने में बेहतरी है। अब करामत पर लर्जा तारी होने लगा था। अंधेरी रात, हर तरफ घटाटोप अंधेरा मुसल्लत था। सलामत ने महसूस किया कि करामत की हालत गैर हो रही थी। वो अपने बिस्तर पर से उठकर करामत के बिस्तर पर बैठ गया और करामत के दोनों कंधों पर अपने हाथ रख दिए। अल्लाह की पनाह, बिल्लियाँ इस तरह खौफनाक और भयानक आवाज़ें निकालने लगी थी कि कान के पर्दे मुतासिर होने लगे थे। अचानक इसी दौरान सलामत की नज़र छत की तरफ उठ गई तो उस पर झिरझिरी तारी हो गई, क्योंकि बिल्लियों की आंखें नहीं बल्कि ऐसा लगा कि किसी ने उस जगह दहकते हुए 4 अंगारे रख दिए हों। अगर आम हालात में इस खौफनाक तरीके से बिल्लियां चीखती तो अभी तक पास पड़ोस और कुर्बा जवार के लोग यकीनन अपने अपने घरों से निकल पड़े होते। लोगों को वैसे भी मालूम है कि एक या एक से ज्यादा बिल्लियों का रोना या चीखना अच्छा नहीं समझा जाता। अब करामत पर कपकपी सवार हो चुकी थी। वक्त ऐसा था कि सलामत सिवाय खामोशी से करामत को पकड़कर बैठने के और कुछ कर भी नहीं सकता था। आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। जो हालात उनके सामने थे, उनके घर या छत पर कभी भी कोई बिल्ली नहीं आती थी। सलामत के जहन में ये बात बैठ गई थी कि यकीनन ये कोई और मसला है। करामत को कंधे से पकड़े हुए वो बैठा रहा। थोड़ा वक्त और गुजर गया। अब बिल्लियों की चीख में फर्क पड़ गया था। अब वो वक्फे वक्फे से चीखने लगी थी। अचानक अल्लाह अकबर की सदा उन्हें सुनाई दी। अजान फजर की आवाज़ पूरे गांव में गूंजने लगी थी। अल्लाह अकबर की आवाज़ का आना था कि अचानक दोनों बिल्लियां ना जाने कहाँ गायब हो गईं। अब सलामत की जान में जान आई, मगर करामत की हालत बदस्तूर गैर रही। जब जरा सपीदा नमूदार हुआ तो करामत को सहारा देकर सलामत नीचे कमरे में ले आया। करामत को बिस्तर पर लिटा दिया और खुद फजर की नमाज के लिए वजू करने चला गया। वजू करके उसने करामत के कमरे में ही नमाज फजर अदा की। दुआ से फारिग होकर उसने करामत पर कलाम इलाही पढ़कर दम किया। दम करते ही ऐसा लगा कि जैसे करामत के जिस्म को बिजली के करंट का झटका लगा हो। करामत का जिस्म जोर जोर से झटका खाने लगा और फिर करामत शांत होकर बिस्तर पर आंखें बंद करके लेट गया। सलामत समरीन से बोला, दूध गर्म करके ले आओ। समरीन फौरन दूध गर्म करके ले आई तो सलामत ने करामत को सहारा देकर उठाया और घूंट घूंट गिलास का सारा दूध पिला दिया। इसके बाद हकीम साहिब की दी हुई दवा भी खिला दी। उसके बाद कुरान की दोनों माउज़े 3 सूरतें पढ़कर करामत को दम किया तो अचानक करामत सलामत को अजीब नजरों से घूरने लगा। करामत की निगाहों में एक तरह की पुरस्रारियत भरी थी, जिसे देखकर सलामत को अपने जिस्म में झिरझिरी सी महसूस हुई। लेकिन वह बदस्तूर माउज़े 3 सूरतें पढ़कर दम करता रहा। ऐसा करने से करामत की तबीयत में ठहराव आ गया
और फिर चंद मिनट में ही वो गहरी नींद सो गया। करामत को गहरी नींद में देखकर सलामत मुतमईन हो गया। उसने नाश्ता किया और फिर दुकान खोलने के लिए चला गया। जब वो दुकान पर पहुंचा तो देखा कि दोनों नौकर पहले पहुंचकर उसका इंतजार कर रही थी। दुकान खोलकर सलामत गल्ले पर बैठ गया और फिर ग्राहकों का आना जाना शुरू हो गया। 9:45 बजे गिरधारी लाल दुकान पर आए और उस पर नजर पड़ते ही सलामत ने उन्हें सलाम किया। वो कुर्सी पर बैठ गए और बोले, सलामत बेटा, अब करामत की कैसी तबीयत है? और जहां तक मुझे उम्मीद है उसकी तबीयत ठीक नहीं। मेरी जानकारी के मुताबिक कल रात उसके साथ बहुत ही गंभीर मसला रहा। मैंने अपने जंतर मंतर से मालूम कर लिया है कि कोई उसके पीछे पड़ गया है और अगर जल्दी से उसका बचाव ना किया गया तो भगवान ना करे। और उन्होंने बात अधूरी छोड़ दी। काका, आप सही कह रही हैं। कुछ अंदाज़ा तो मैंने लगा लिया है। मेरे अंदाजे के मुताबिक कुछ हवाई चीज़ों का मसला लगता है। कल रात में जो वाक़यात पेश आए हैं उसे मद्देनज़र रखते हुए मेरा भी इरादा है कि इसका फ़ौरन तदारुक होना चाहिए। मगर असल मसला ये है कि किसी पहुंचे हुए बंदे का हमें इल्म नहीं। हम उसे कहाँ ढूंढें? अंदरूनी तौर पर मैं भी लरस गया हूँ और ये हकीकत है कि करामत की तबीयत ठीक नहीं। सलामत ने कहा, बेटा सलामत, मैं खुद भी करामत के मामले में अंदर से हिलकर रह गया हूँ। उसका अच्छा भला बच्चा बेमौत मारा गया। उस मासूम ने किसी का क्या बिगाड़ा था? रात में मुझे मालूम हुआ कि तुम्हारा घर घुप अंधेरे में छुप गया है। तुम्हारे घर से हटकर चारों तरफ रोशनी है। इस तरह कहीं अंधेरा छाना अच्छा नहीं होता। जब कोई दुश्मन जादू टूने पर उतर आता है तो आहिस्ता आहिस्ता सारा घर उसकी लपेट में आ जाता है। गिरधारी लाल ने कहा। गिरधारी लाल और सलामत ये बातें कर ही रहे थे कि इतने में करामत दुकान पर आ गया और गिरधारी लाल पर नजर पड़ते ही उनसे निगाहें चुराने लगा। अरे करामत, तुम क्यों आ गए? भाई घर पर आराम कर लेते, काम तो ठीक ठाक चल रहा है। जाओ जाकर आराम करो। सलामत ने कहा, भैया घर में पड़ा पड़ा मैं बोर हो रहा था इसलिए आ गया। यहाँ रहूंगा तो तबीयत भी बहल जाएगी। और फिर अचानक उसका तेवर बदल गया। वो घूर कर गिरधारी लाल को देखने लगा। तुम क्यों आ गए? काम वाम का वक्त है। तुम तो बेकाम आदमी हो। कहीं इस तरह धरना देकर बैठना और दूसरों को परेशान करना ठीक नहीं। जाओ यहाँ से चले जाओ और आइंदा इधर आने के लिए ख्याल रखना। करामत बोलता चला गया। सलामत फौरन बोला, करामत ये तुम क्या? और उसकी बात अधूरी रह गई क्योंकि गिरधारी लाल ने सलामत को खामोश करा दिया। वो बोले, सलामत बेटा तुम खामोश रहो। मैं जानता हूँ ये खुद नहीं बोल रहा बल्कि इसे बुलवाया जा रहा है। मुझे सारी हकीकत का पता है। तुम फौरन यक्के वाले को बुलाओ, फजलू को भेजकर। मैं इसे अपने साथ हकीम वकार के मतब दिल्ली ले जा रहा हूँ। और हकीम वकार के मतब में एक हकीम साहब हैं, हकीम कामिल, जो बहुत पहुँचे हुए हैं। 1 मिनट में दूध का दूध और पानी का पानी करके रख देंगे। और दिल्ली यहाँ से है ही कितनी दूर? 2 घंटे का तो रास्ता है। हमने जाना है और वापस आना है। तुम जल्दी करो, नहीं तो करामत के साथ कुछ भी हो सकता है। और आज की रात इस पर और भी भारी है। और बुढ़े, जुबान संभाल कर बात कर, नहीं तो तेरा टेंटवा दबा दूंगा। मैं तेरे साथ कहीं नहीं जाऊंगा। करामत का लहजा बिल्कुल बदल गया था। अब गिरधारी लाल ने घूरकर करामत को देखा और कुछ पढ़कर अपनी सीधी उंगली पर फूंक मारी और उंगली करामत की आंख के सामने कर दी तो करामत के मुंह से निकला, ओ। और उसने एक बहुत लंबा सांस खींचा। अब बिल्कुल खामोश हो जा। एक लफ्ज भी जुबान से निकाला तो समझ ले, खबरदार। बिल्कुल खामोशी मांगता हूँ और चल मेरे साथ। गिरधारी लाल की बातें सुनकर करामत जैसे भीगी बिल्ली बन गया और निगाहें नीचे कर ली। सलामत यक्के वाले को लाने के लिए फजलू को भेज चुका था। काका, आप बराए मेहरबानी करामत का ख्याल रखना। अगर दुकानदारी का मसला नहीं होता तो मैं खुद भी चलता। वैसे भी दिल्ली गए हुए काफी अरसा गुजर चुका है। अल्लाह करे करामत जल्दी ठीक हो जाए। कितने रुपए लगेंगे? आप रुपए ले जाएं। सलामत ने कहा। सलामत बेटा, इसमें कोई खर्च नहीं, बस यक्का वाले को आने जाने का किराया दे देना। कामिल साहब 1 पाई भी नहीं लेते। इतने में यक्के वाला आ गया। उसे देखकर सलामत बोला, राजा इन्हें दिल्ली ले जा और वापस भी लेते आना। इन्हें वहां पर थोड़ा वक्त लगेगा, उसकी फिक्र मत करना। जितना भी किराया बनेगा ले लेना। अरे सलामत भैया, कोई फिक्र ना करें, जो आपके दिल में आए दे देना। मैं आपके आगे क्या बोल सकता हूँ? आपको कोई शिकायत नहीं होगी। वैसे मैंने दिल्ली में हकीम वकार का मतब देखा हुआ है, बहुत मशहूर मतब है। राजा ने कहा, करामत तुम जाकर यक्का में बैठो। गिरधारी काका तुम्हें हकीम साहब के पास ले जा रही हैं। हकीम साहब दिल्ली में रहते हैं, उनका बहुत बड़ा मतब है। हकीम साहब से दवा लेकर वापस आ जाना। फजलू भी तुम्हारे साथ जा रहा है। दुकान की फिक्र न करो, मैं संभाल लूंगा। सलामत ने कहा। सलामत की बात सुनकर करामत बगैर चूं चरां के खामोशी से यक्का के पास गया और फिर यक्का पर चढ़कर खामोशी से बैठ गया।
उसके बाद गरधारी लाल और फजलू भी यक्का के पास गए और यक्का में बैठ गए। गरधारी काका, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी कि आप अपना काम छोड़कर करामत के साथ जा रही हैं। इसका अजर आपको अल्लाह ज़रूर देगा। सलामत ने कहा, सलामत बेटा, तुम फिक्र ना करो, भगवान ने चाहा तो करामत बिल्कुल चंगा भला होकर वापस आएगा। तुम लोगों को भी मैं अपना ही समझता हूँ। मुझे ये भी उम्मीद है कि दुश्मन का बेड़ा ज़रूर गर्क होगा। ज़रा पता चल जाए, फिर देखना उसका क्या हशर करूँगा। अच्छा, अब हम चलते हैं, 3-4 घंटे में वापस आ जाएंगे। ये बोलकर उन्होंने कोचवान से कहा, राजा अब अपने घोड़े की तेज़ी दिखला। कोचवान ने घोड़े की लगाम ढीली करके आगे जाने के लिए इशारा दिया तो घोड़ा हवा से बातें करने लगा। घोड़ा वाकई बहुत तेज़ी दिखला रहा था और इस तरह वो लोग 1.25 घंटे में दिल्ली हकीम वकार के मत्तब के सामने पहुंच गए। यक्के से उतरकर गरधारी लाल, करामत और फजलू मत्तब की तरफ बढ़ गए। कोचवान यक्का को एक दरख्त के साए तले लेकर खड़ा हो गया और बीड़ी सुलगाकर धुआं उड़ाने लगा। करामत गरधारी लाल के साथ चलता हुआ मत्तब के इंतजारगाह में जाकर बैठ गया। करामत यूं खामोश था कि गरधारी लाल ने दुकान पर कुछ पढ़कर उसकी बंदिश कर दी थी। 15 मिनट बाद ही उनका नंबर आ गया। एक मुलाजिम ने गरधारी लाल और करामत को हकीम वकार के कमरे में पहुंचा दिया। हकीम वकार उन दोनों को देखकर मुस्कुराए और बड़ी शफकत से सामने मौजूद कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। जब दोनों कुर्सी पर बैठ गए तो हकीम वकार ने पूछा, मोहतरम, किस तकलीफ के तहत आप लोग तशरीफ़ लाए हैं? हकीम साहब, दरअसल हमें हकीम कामिल से मिलना है। ये मेरे जानने वाले हैं, इनका नाम करामत अली है। ये हवाई चीज़ों के चक्कर में आ गई हैं। हम यहाँ से थोड़े फासले पर रानीपुर गांव में रहते हैं। अच्छा, आप इत्मीनान रखिए, मैं आप लोगों को हकीम कामिल के कमरे तक पहुँचा देता हूँ। उन्होंने मेज़ पर अपने सामने रखी हुई घंटी बजाई तो फौरन एक मुलाजिम हाजिर हो गया। जी हकीम साहिब, मुलाजिम हाथ बांधकर मुअद्दबाना लहजे में बोला। शकूर मियाँ, इन दोनों साहिबान को हकीम कामिल के कमरे तक छोड़ाओ। हकीम वकार ने कहा, जी बहुत अच्छा। मुलाजिम ने कहा और दोनों के साथ हकीम कामिल के कमरे की तरफ बढ़ गया। हकीम कामिल के कमरे में पहुंचकर मुअद्दबाना लहजे में बोला, हकीम साहिब, ये 2 साहिबान आपसे मिलना चाहती हैं। और ये बोलकर मुलाजिम उल्टे पांव कमरे से निकल गया। उन दोनों को देखकर रोलका अपनी कुर्सी से उठकर खड़ा हो गया और मुसाफे के लिए हाथ आगे बढ़ा दिया। गरधारी लाल ने हाथ मिलाया और जब रोलका ने करामत की तरफ अपना हाथ बढ़ाया तो करामत ने हाथ नहीं मिलाया और जल्दी से कुर्सी पर बैठ गया। रोलका ने करामत को गौर से देखा और बोला, अच्छा तो ये बात है, खैर तुम्हारी मर्जी। ये बोलकर रोलका अपनी कुर्सी पर बैठ गया। हकीम साहब, मेरा नाम गरधारी लाल है और इसका नाम करामत अली है। हम रानीपुर से आए हैं। लगता है इनके साथ कोई हवाई चक्कर हो गया है। गरधारी लाल ने कहा, आप अपनी जोर ज़बरदस्ती और अपनी शक्ति के सहारे यहाँ तक ले आए, वरना ये किसी सूरत यहाँ नहीं आते। खैर मैं इन्हें चेक करता हूँ। ये बोलकर रोलका अपनी गर्दन झुकाकर बैठ गया। चंद मिनट के बाद रोलका ने अपनी गर्दन ऊपर उठाई और एक लंबा सांस खींचकर बोला, अच्छा तो ये मामला है, घर का भेदी लंका ढाई। रोलका मुस्कुराने लगा। करामत को रोलका बहुत गहरी नज़र से देखने लगा और फिर बोला, करामत साहब, आप कुछ बोलना पसंद करेंगे? कुछ तो बोलें। खैर चलिए, नहीं बोलना चाहते तो ना बोलें, लेकिन हम तो बोलते रहेंगे। अच्छा होता अगर हमारी बात का जवाब देते तो। गरधारी साहब, आप भी शक्तिशाली हैं, मैंने आपको पढ़ लिया है और यही वजह है कि आप इन्हें साथ ले आए। इनके साथ मसला नहीं बल्कि मसाइल हैं। ये मुंह से नहीं बोलेंगे बल्कि इनकी ज़ुबान खुलवानी पड़ेगी। कभी कभी इंसान खुद गर्ज और मतलब परस्ती में इस कदर आगे बढ़ जाता है कि वो अपने कल्बी और खूनी रिश्तों को भी भूल जाता है। अपने ऐशो आराम और अपनी ख्वाहिश की तकमील के लिए लोगों को तकलीफ़ और अजियत पहुंचाने से भी दरेग नहीं करता। दूसरों को हकीर समझता है, लोगों को हकारत की नज़र से देखता है, दूसरों के मुंह का निवाला छीनकर खा लेता है और अगर कोई उसकी राह में रुकावट बने तो अपने रास्ते की रुकावट को हटाने के लिए दूसरों को रौंदता हुआ आगे बढ़ जाता है, चाहे इसके लिए उसे कितने लोगों की जान ही क्यों ना लेनी पड़े। इस कदर मालो असबाब, ज़रो जवाहिर और जगह जायदाद जमा कर लेता है कि जैसे वो इस दुनिया से जाएगा नहीं, लेकिन वो भूल बैठता है कि सामान 100 बरस का है और पल की खबर नहीं। रोलका ने कहा, हकीम साहब, मैं बहुत आस लेकर आपके पास इन्हें लाया हूँ। बहुत शरीफुल नफ्स इनका घराना है। मेरा ये कहना ज़्यादा मुनासिब रहेगा कि इन लोगों से ज़्यादा शरीफ कोई पूरे रानीपुर में नहीं है। इन लोगों की ज़ात से कभी किसी फर्द को नुकसान नहीं पहुंचा और ना ही किसी को कोई शिकायत हुई। गरधारी लाल ने कहा। रोलका बोला, दरअसल शरीफ लोगों ही को तंग किया जाता है, बदमाश के तो कोई करीबी नहीं फटकता। इनकी किस्मत अच्छी है कि आप इन्हें आज ले आए, वरना आज की रात इन पर बहुत भारी साबित होती, इतनी भारी कि इनका वजूद ही खत्म हो जाता। इनका दुश्मन बहुत शातिर है और उसने बहुत ज़बरदस्त वार किया है। एक बहुत घिनौने अमल का सहारा लिया गया है।
ऐसे अमलियात बहुत नीच लोग चंद टकों के लिए कर बैठते हैं। कभी कभी अमल करने वाले अगर गाफिल हो जाते हैं तो फिर उनका खुद सत्यानाश हो जाता है। इस दुनिया में ज़्यादातर लोग लालची हैं, अपने फ़ायदे के लिए लोगों की ज़िंदगियों से खेल जाते हैं। लोगों की ज़िंदगी छीनने वाले ये नहीं सोचते कि एक ना एक दिन मेरी ज़िंदगी का भी खात्मा हो जाएगा, सारा धन दौलत यहीं रह जाएगा। ऐसे कम अकल लोग होते हैं जो एक जान मारकर मालो असबाब जमा करते हैं और मालो दौलत को सीने से लगाए रहते हैं। उनका बस चले तो तमाम धन दौलत अपनी कब्रों में भी ले जाए। जिसका सबसे बड़ा बेवकूफ़ी का सबूत ये है कि पहले वक्तों में जब फिरौन मरते थे तो उनकी आखिरी आराम का यानी एहरामों में कसीर तादाद में धन दौलत ज़रो जवाहिर मरने वालों की ख्वाहिश के मुताबिक रख दिया जाता था। मरने वालों के दिमाग में ये बात बैठ जाती थी कि एक तवील मुद्दत गुजरने के बाद जिंदा हो जाएंगे, तब उन्हें दौलत की ज़रूरत पड़ेगी। वो मर खप गए, उनकी हड्डियां गल सड़ गईं। वो जिंदा नहीं हुए बल्कि उनके मालो असबाब और ज़रो जवाहर को लोगों ने अपनी अकल से निकाला और ऐश किया और कर रहे हैं। जी हकीम साहब, आप 100% दुरुस्त फरमा रही हैं। अब हमारे लिए क्या हुक्म है? गर्धारी लाल ने कहा। रोलुका बोला, आप बेफिक्र हो जाए, करामत मियाँ कुछ बोलेंगे नहीं, खामोशी रहेंगे। मैं इनकी हर तरह से बंदिश कर देता हूँ। कोई भी हवाई चीज़ इनके करीब नहीं आएगी और कहीं जा भी ना सकेगी। जैसे चंद या कसीर तादाद में फौज किसी किले में मुकैद हो जाती है और बाहर से जब नई कमिक या इमदाद उन तक नहीं पहुँचती तो अंदर मौजूद तमाम फौजी बेयारो मददगार हो जाती हैं और अपनी जान बचाने के लिए हथियार डाल देती हैं, या फिर बाहर मौजूद फौज की गोलियों का निशाना बन जाते हैं। बस यही हाल करामत मियाँ के अंदर मौजूद वजूद का हो गया है। बाहर की कोई भी कमिक इनके करीब नहीं आ सकती, बल्कि अंदर वाला अपनी मदद के लिए किसी को पुकार भी नहीं सकता। रोलुका बोला, खैर मैं इनका मुकम्मल वक्ती बचाव कर देता हूँ। इन तमाम बातों के दौरान करामत बिल्कुल खामोश गर्दन झुकाए बैठा रहा। उसने नज़र उठाकर इधर उधर देखा तक नहीं। वो बहुत ज़्यादा अमीर गहराई में पहुंचकर कुछ सोच रहा था। रोलुका ने अपनी दराज से एक काली डोरी निकाली और उसमें से एक बालिश्त का एक टुकड़ा काटा और उसे लेकर करामत के करीब पहुंचा। कुछ पढ़कर उस डोरी में 3 गिरहा लगाकर डोरी करामत की सीधी कलाई पर बांध दी और वापस अपनी कुर्सी पर आकर बैठ गया। गर्धारी लाल, अब आप इन्हें ले जा सकते हैं। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, ज़रा बराबर भी डर खौफ जहन में ना रखें और बाकी तफसील मैं रात में मालूम कर लूँगा और फिर हस्बे ज़रूरत रानीपुर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हो जाऊँगा। इनको अकेले कमरे में साफ सुथरे बिस्तर पर लिटा दीजिएगा। कोई इन्हें तंग ना करे। ये अपनी मर्जी से उठे बैठें, खाए पिए, किसी भी काम के लिए ज़बरदस्ती नहीं कीजिएगा। वक्त पर खाना इनके सामने रखवा दीजिएगा। ये खामोशी से खाना खा लेंगे। खाने में दाल साग सब्जी रोटी चावल दे सकती हैं। गोश्त मुर्गी मछली और अंडा इनके सामने ना रखा जाए। और हाँ, इस बात का भी ख्याल रखा जाए कि कोई बच्चा और ख़ास तौर से कोई औरत इनके कमरे और इनके करीब ना जाए। इसके लिए ख़ास ताकीद है। अब आप जा सकते हैं। रोलुका अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ और मुसाफिया के लिए गर्धारी लाल की तरफ अपना हाथ बढ़ा दिया और करामत से हाथ नहीं मिलाया। गर्धारी लाल ने करामत के कंधे पर हाथ रखा और बोले, करामत मियाँ उठो चलें। और गर्धारी लाल के साथ रोलुका के कमरे से बाहर निकल गया। ये सुनते ही करामत अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ और गर्धारी लाल के साथ रोलुका के कमरे से बाहर निकल गया। राजा यक्का लिए एक दरख्त के साए तले खड़ा था। वो तीनों को देखकर आगे बढ़ा और घोड़े की पीठ पर थपकी दी। तीनों यक्का में बैठे तो राजा ने यक्के पर अपनी जगह पर बैठकर घोड़े की लगाम ढीली कर दी और इशारा मिलते ही घोड़ा आगे बढ़ते बढ़ते हवा से बातें करने लगा। 1 घंटा 5 मिनट में यक्का रानीपुर पहुंच गया। यक्का दुकान के सामने रुका। सलामत दुकान में अपनी कुर्सी पर बैठा था। वो झट उठा और यक्के की तरफ बढ़ा और बोला, गर्धारी काका, सब खैरियत है ना? हाँ बेटा, सब खैरियत है। मेरी मालूमात बिल्कुल सही थी। करामत बहुत ज़बरदस्त हवाई चीज़ के चक्कर में है। आमिर साहब ने बचाव के लिए बंदिश कर दी है और हो सकता है वो कल या परसों यहाँ आकर हम सबके सामने हकीकत की कलई खोल दें। घबराने की कोई बात नहीं। और फिर करामत के रहन सहन और मालूमात की सारी तफसील सलामत के गोश गुजार कर दी। फजलू, तुम दुकान को खोलो, मैं करामत को घर छोड़कर चंद मिनट में आता हूँ। और हाँ गर्धारी काका, आप भी चंद मिनट और यहाँ ठहरें, मैं वापस आकर आपसे तफसील से बात करता हूँ। ये बोलकर सलामत ने करामत का कंधा पकड़ा और उसे लेकर घर की तरफ चल पड़ा। घर पहुंचकर सलामत ने करामत को एक कमरे में बिस्तर पर लिटा दिया और चंद बातें उसकी बीवी समरीन को बता दी और अपनी बीवी जमीला से भी बोला, जमीला तुम जरा इसका ख्याल रखना, कोई इसके कमरे में ना जाए और खासकर तुम या समरीन बिल्कुल भी कमरे में कदम न रखना।
मैं जल्दी से दुकान बंद करके आ जाऊंगा। ये बोलकर सलामत दुकान के लिए घर से निकल गया। दुकान से बाहर कुर्सी डाले गर्दधारी लाल बैठे थे। सलामत उनके करीब एक कुर्सी पर बैठ गया और बोला, हाँ गर्दधारी काका, अब आप जरा तफसील बताएं। बेटा तफसील ये है, बस समझो कि करामत की जान बच गई। अगर इसे मैं आज नहीं ले जाता तो आज की रात इस पर बहुत भारी थी। इसके साथ कुछ भी हो सकता था और हम लोग हाथ मलते रह जाते। जिस तरह तुम्हारा भतीजा कमाल हमसे जुदा हो गया, दुश्मन ने बहुत कारी वार किया है। ये जादुई हांडी का वार ऐसा होता है कि इससे बचना मुश्किल होता है। आज रात करामत के साथ भी ऐसा ही होना था, गर्दधारी लाल ने बताया। काका, आपका हम पर बहुत बड़ा एहसान है। हम तो इसका अजर नहीं दे सकते, इसका अजर आपको अल्लाह ही देगा। मेरा जहन ये सोच सोच कर बहुत बेचैन है कि हमारा ये दुश्मन है कौन और उसे हमसे दुश्मनी क्या है। सलामत बोला, बेटा फिक्र ना करो, आमिर साहब ने कहा है कि दुश्मन अपने इंजाम को पहुंचेगा और ये हांडी भेजने वाला भी दूसरों के लिए इबरत का निशान बन जाएगा। तुम अपने सारे मामलात के काम करते रहो, अपने दिमाग से सोच फिक्र निकाल दो। बाकी बातें जिस तरह मैंने बताई हैं उसके हिसाब से करामत का देखभाल करते रहो। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, घर वाले मेरा इंतजार कर रहे होंगे। ये बोलकर गर्दधारी लाल अपने घर चले गए। उधर सलामत की बीवी जमीला दिल ही दिल में बहुत खुश थी। उसके दिल में खुशी के लड्डू फूट रहे थे। वो अपने कराए हुए जानी नुकसान के अमल पर फूले नहीं समा रही थी। वो अपनी अम्मा को दिल ही दिल में दाद दे रही थी। वाह अम्मा, तुमने तो कमाल कर दिया, इतना ज़बरदस्त अमल कराया कि चंद रोज़ में ही तबाही शुरू हो गई। अब मैं ये देखूंगी कि करामत का बच्चा मुझ पर कैसे हुकूमत करेगा, हमारे रास्ते में कैसे रुकावट खड़ी करेगा। इस घर पर मेरा राज होगा, इस घर की मैं महारानी होंगी। मैं, करामत, उसकी बीवी और उसके बच्चों को नीस्तो नाबूद करा दूंगी। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। बस एक मर्तबा और अम्मा के पास जाने की देर है। करामत तो हाल से बेहाल हो ही रहा है, बस 2-4 दिन का मेहमान है, फिर इस घर पर मेरी हुकूमत होगी। सलामत मेरी मुट्ठी में होगा। मगर शायद जमीला को ये नहीं मालूम था कि मारने वाले से बचाने वाला ज्यादा ताकतवर होता है। वो अपने इंजाम से बेखबर थी कि उसका इंजाम क्या होने वाला है। मगरिब से पहले पहले सलामत दुकान बंद करके आ गया। जमीला ने उसे देखा तो भौंचकी होकर रह गई। आज इतनी जल्दी दुकान क्यों बंद कर दी? क्या आप भी करामत के साथ मरीज बनते जा रही हैं? कुछ आप अपना भी सोचें, आखिर हमारे भी बच्चे हैं, हमारे भी अपने अरमान हैं। जमीला, मैं तुम्हें कुछ दिनों से देख रहा हूँ, रोज बरोज तुम्हारी सोच मनफी होती जा रही है। लगता है तुम्हारा दिमाग ज्यादा खराब होने लगा है। इन बातों का सोचना तुम्हारा काम नहीं। मैं अपना और अपनी फैमिली के लिए अच्छा ही सोचता रहता हूँ। जो तुम्हारा काम है, जो तुम्हारी जिम्मेदारी है, उस पर नजर रखो। अगर दूसरे मामलात में टांग अड़ाओगी तो नुकसान में रहोगी, टेंशन का शिकार हो जाओगी, रात दिन का सुकून बर्बाद होकर रह जाएगा। ज्यादा सोच फिकर इंसान को जहनी तौर पर मफलूज करके रख देती है। सलामत ने जमीला से कहा। मगरिब की नमाज पढ़कर सलामत आया और समरीन से बोला, समरीन, करामत का खाने निकाल दो, मैं उसे खिला दूं। समरीन ने जल्दी जल्दी खाना निकाला तो सलामत ने खाना उठाया और करामत के कमरे में ले गया। खाना रखकर घड़े का ठंडा पानी भी ले गया। करामत के पलंग के करीब मेज पर खाना रखा था। करामत, उठो, खाना खा लो। ये बोलकर सलामत करीब पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। सलामत की बातें सुनकर करामत ने अपनी आंखें खोली और सलामत को भरपूर नजरों से देखा और फिर खाने में मसरूफ हो गया। बोला कुछ भी नहीं। खाना खाने के बाद करामत ने हाथ धोया और फिर अपने बिस्तर पर लेटकर आंखें बंद कर ली। सलामत ने बर्तन उठाए और पानी का जग भी लेकर कमरे से बाहर आ गया। इसके बाद जमीला ने उसका खाना लगा दिया तो वो अपने और करामत के बच्चों के साथ बैठकर खाना खाने लगा। पूरे घर का खाना एक ही जगह पकता था। रात हुई, सब लोग अपने अपने कमरों में सो गए। करामत अपने कमरे में अकेला पड़ा था। रात के 12:15 बजे होंगे कि उनके घर की छत के ऊपर चारों तरफ एक अजीबोगरीब, मुहीब, खौफनाक, भयानक और डरावनी आवाज गूं सुनाई देने लगी।